हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम बिल्कुल लास्ट टाइम जो हमने किया था वो मैंने बताया था कि आपको हम गैसेस इन लिक्विड पढ़ चुके हैं कि अगर गैस आपकी कोई सॉल्यूट हो तो उस तब उस केस में प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो हमने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, समझ लिया है। अभी जो हमने सॉल्यूशन पढ़ने हैं वो दो तरह के हैं, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड्स इन लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड्स इन लिक्विड्स का मतलब ये है कि सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, और सॉलिड्स इन लिक्विड का मतलब है कि सॉल्यूट सॉलिड होगा और आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है आपके, या फिर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है, इनके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा लॉ है, रॉल्स लॉ, ठीक है। क्या? तो रॉल्स लॉ क्या बताता है? रॉल्स लॉ कहता है कि कोई फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड समझते हो ना, वोलेटाइल वो होते हैं जो खुद ब खुद गैसियस फेस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो हीट प्रेजेंट होती है उसे अब्जॉर्ब करके वो गैसियस फेस में चले जाते हैं। जैसे एसीटोन है, एसीटोन को आप कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें, एसीटोन उड़ जाता है ना, आपको एसीटोन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लाइक लिक्विड फेस छोड़कर गैसियस फेस में चला जाएगा। तो ऐसे लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड्स कहलाते हैं। तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई सॉल्यूशन जो वोलेटाइल लिक्विड्स का हो, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स हो, उसमें पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल भी मैंने बताया है कि टर्म किस लिए यूज करते हैं, जो पूरा ना हो, जो अधूरा है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ईच कंपोनेंट का, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये देखो येलो बॉक्स में मैंने किया हुआ है, आप इक्वेशन से ही समझें लॉ को। तो लॉ क्या कहता है, P1 स्टैंड फॉर, P1 इज योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। एंड व्हाट इज P1 नॉट, P1 नॉट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो प्योर, जब सॉल्वेंट आपका प्योर है, मतलब आपने कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया है, उस टाइम जो वेपर प्रेशर होगा वो तो होगा P1 नॉट। बट जब जैसे आप सॉल्यूट ऐड कर देते हैं कोई, तो जाहिर सी बात है प्रेशर में चेंज आएगा, मतलब कुछ चांसेस हैं कि प्रेशर में चेंज आएगा, जाहिर सी बात है। तो जो नया प्रेशर होगा आपका उस सॉल्वेंट का, दैट इज योर P1, ठीक है। एंड व्हाट इज X1, X1 इज योर मोल फ्रैक्शन। तो जो पार्शियल प्रेशर है, देखो P1 जो है ना, अब P1 नोट तो कांस्टेंट है ना, जो प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर होता है ना वो कांस्टेंट ही होता है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए, वो तो चेंज नहीं करता, ठीक है। तो जो P1 है ना वो आपको किसके प्रोपोर्शनल हो गया है, X1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो जैसे जैसे उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर भी आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यही लॉ आप सेकंड कंपोनेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। P2 इज इक्वल टू P2 नोट इंटू X2। एंड व्हाट इज P2 नोट, P2 नोट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। एंड व्हाट इज P2, P2 is your vapor pressure of pure component 2, pure component नहीं सॉरी, partial vapor pressure of second component, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बोलते बोलते, बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ जाता है कभी कभी, इट्स ओके, ठीक है। तो अभी जो है हमारा जो ये तो हमने रॉल्स लॉ ने डिफाइन कर दिया है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये इक्वेशन हमने उसने प्रोवाइड करा दी है। अब जो डाल्टन था आपका, डाल्टन अंकल ने एक लाख दिया था कि जो किसी भी सिस्टम का जो टोटल प्रेशर होता है ना, किसी भी सिस्टम का टोटल प्रेशर सम होगा उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के। जैसे कि किसी में दो कंपोनेंट है, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है ना, किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो सोल्यूट का अपना कोई प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मान लो P1 है या मान लो P2 है, जो सॉल्यूट का है वो P2 है और जो सॉल्वेंट का है मान लो वो P1 है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, सोल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है प्लस जो सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है उसको ऐड करना है। जहां जहां आपको ये नोट नजर आएगा वहां वहां ये दिखाता है कि ये किसी प्योर कंपोनेंट का प्रेशर है, ठीक है। ये किसी सॉल्यूशन का प्रेशर नहीं है, किसी प्योर कंपोनेंट का है, मतलब है तो सेकेंड कंपोनेंट का, बट कब है, जब उसमें कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया गया था। और P2 आपका क्या शो करता है, P2 शो करता है कि ये किसी सॉल्यूशन में
किसी सॉल्यूशन में जहाँ सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है उसका वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पर P1 तो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया फर्स्ट का, एंड P2 हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये आपको बात किसने बताई है? डाल्टन अंकल ने बताई है। तो अभी आपको P1 की वैल्यू भी पता है और P2 की वैल्यू भी पता है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन 2.14, दिस वन, ये वाली जो इक्वेशन ब्लैक कलर से एनसर्कल किया गया है, इस इक्वेशन में P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा जी, हमने पुट कर दी x1 P1 नोट और x2 P2 नोट। ठीक है, अभी क्या करना है, x1 की जो वैल्यू है वो x2 की टर्म में पुट करनी है। x1 की वैल्यू x2 की टर्म में पुट करनी है। वो हम कैसे पुट करेंगे? मैंने आपको ये बात पहले जब मोल फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने ये बात बताई थी कि अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट है, तो उनकी दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर किसी में 3 कंपोनेंट है तो उन 3 कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा। अगर किसी में n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो उन सभी की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट थे, मतलब x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी। तो क्या आप इस वाले इक्वेशन से, जहाँ मेरा एरो मूव कर रहा है, क्या इस इक्वेशन से x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। x2 को इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x1 फ्रॉम हेयर, यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो x1 को क्या लिखा है, 1 माइनस x2 लिखा है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है आपने, ये ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे ना तब आपको क्या मिलेगा, P1 नोट माइनस x2 P1 नोट। ठीक है, मिल गया। अब प्लस में क्या है, x2 P2 नोट। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म से x2 को कॉमन ले लेना है। x2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा P2 नोट माइनस P1 नोट, ब्रैकेट बंद, x2 आगे क्या है, P1 नोट प्लस। ठीक है, ये P1 नोट वही है जो 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, अच्छा ये जो इक्वेशन है इसका बड़ी यूटिलिटी है इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए जो मैंने ब्लू से सर्कल किया है। येलो वाली तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वो रॉल्स लॉ को डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो लॉ को जो इक्वेशन डिफाइन करती है वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती ही है। उसके बाद क्या है, तो आपने ये जो फॉर्मूला याद रख लेना, न्यूमेरिकल में आने वाला है आपके पास आगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता चला है कि यहाँ पर ये वाली जो इक्वेशन है ये फाइंड आउट 2.16 है। यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ना, टोटल वेपर प्रेशर वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट समझ गए ना, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को x2 की टर्म में लिख दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को x1 की टर्म में भी तो लिख सकते हो, है ना। x1 की टर्म में कैसे लिखोगे, अगर आप यहाँ पे x2 की वैल्यू x1 की टर्म में डाल दें, जो कि क्या आ जाएगी, यहाँ से x2 क्या आ जाता है, 1 माइनस x1। तो या तो आपकी पूरी इक्वेशन x1 की टर्म में आ सकती है या फिर x2 की टर्म में भी आ सकती है, मतलब एक कंपोनेंट की टर्म में आ सकती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एनी वन। ओके, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, दोनों पे एक साथ नहीं होगा, फर्स्ट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और सेकंड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ गए ना, कि अगर फर्स्ट की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है या सेकंड की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो टोटल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात हमने इसमें क्या करनी है कि तो डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है दो कंपोनेंट के वेपर प्रेशर पर। तो जो ओवरऑल प्रेशर है आपको मैंने बता दिया, वो मोल फ्रैक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज के साथ अपनी वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका जो आपका ये सॉल्यूशन जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करती है तो आपका टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। ओके, यहाँ पर इन्होंने देखो ये फिगर 2.3, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। 2.3 फिगर क्या एक्सप्लेन करती है आपको, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है ये वाला जहाँ पे मेरा एरो है,
यहाँ पे लिखा है x1 1 है, x2 0 है। आप समझ रहे हो, ये वो टाइम है, वो सिचुएशन है या ये वो घड़ी है जहाँ पर x1 तो 1 है, मतलब सारा का सारा कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट है, सेकंड कंपोनेंट है ही नहीं। जब सेकंड कंपोनेंट नहीं होगा तो उसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी, 0 होगी। या फिर आप ऐसे समझिए कि जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन 0 है, इसका मतलब ये है कि वो कंपोनेंट उस सॉल्यूशन में नहीं है। तो सेकंड 0 होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर सेकंड प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज योर x1। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे x2 की वैल्यू को बढ़ा रहे हो। ठीक है, x2 की वैल्यू बढ़ा रहे हो। ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा फाइनल पॉइंट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि जो x1 है वो तो 0 है और जो x2 है वो 1 है। ठीक है, मतलब 1 तो कंपोनेंट है ही नहीं और जो सेकंड कंपोनेंट ही प्रेजेंट है। तो इस वाले एक्सट्रीम पर सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट है और इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट पर सिर्फ सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, बीच में दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, x1 भी होगा और x2 भी होगा। ठीक है, जैसे आप राइट की तरफ मूव करेंगे तो x2 की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो x1 की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ग्राफ समझ में आया, कुछ अलग तरह का ग्राफ है, शायद आपने अभी तक ऐसा ग्राफ नहीं भी स्टडी किया होगा, बट इसको समझने की कोशिश करो। अब देखो, ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड ग्रीन कलर की लाइन है, ये क्या शो करती है, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर x1 1 है ना, और यहाँ पर x1 0 है, तो यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, फर्स्ट कंपोनेंट का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। लेट इट बी P1 नोट, मैंने क्या माना कि ये P1 नोट प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का। अब देखो, जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, जो x1 है वो 0 हो रहा है, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का अमाउंट कम हो रहा है, 0 की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट फर्स्ट कंपोनेंट की, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये बात मैंने आपको अभी बताई है कि मोल फ्रैक्शन का वेपर प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, नाउ P1 नोट जो है आपका, ये आपका देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और इस पॉइंट पर इसकी 0 वैल्यू है, क्योंकि जब यहाँ पर x1 होगा ही नहीं तो उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका x1 यहाँ पर वेपर प्रेशर 0 रहेगा फर्स्ट कंपोनेंट का। अब देखो इस पॉइंट पे x2 0 है, मतलब x2 का कोई प्रेशर नहीं होगा, तो ये वाली जो लाइन दिखा रही है ना, ये वाली ग्रीन डॉटेड, ये सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर बताएगी, ये वाले जहाँ पे मेरा एरो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर x2 तो है नहीं कुछ भी, तो प्रेशर 0 है, और यहाँ पर x2 ही है, x1 नहीं है, मतलब x2 का अमाउंट लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। तो जो x2 का प्रेशर, जो सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर होगा वो भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। तो हमने सपोज किया कि देखो ये इंक्रीज कर रहा यहाँ तक पहुँच गया, मतलब जब x2 1 है, मतलब पूरा ही क्या प्रेजेंट है, x2 प्रेजेंट है, उस टाइम प्रेशर है P2 नो। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन तो एक कंपोनेंट का प्रेशर बताएगी। ठीक है, अब ये जो जब आप इन दोनों लाइन को जोड़ कर दोगे ना, जोड़ दोगे मतलब ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पी टोटल कब मिलेगा। पी टोटल कब मतलब ये जो सॉलिड लाइन है, ये दोनों का प्रेशर का सम बताएगी कि P1 का प्लस P2 का सम कितना है। ठीक है, तो सॉलिड लाइन पे आपको किसी भी टाइम पर, मान लो ये जो कोई पॉइंट है, सपोज करो इस पॉइंट पर मान लो x1 और x2 की कोई वैल्यू होगी, डेफिनेटली कोई वैल्यू होगी। मुझे जानना है कि इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर कितना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पॉइंट के अलोंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगी, जैसे मैंने इस एरो पे दिखा रही हूँ। मान लो मेरी जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ आकर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू होगी ना प्रेशर की, कैसे रीड करोगे, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये यहाँ पर कोई वैल्यू दिखेगी है ना, वाई एक्सिस के अलोंग जो यहाँ इस पॉइंट पर वैल्यू होगी ना, वो इस मोल फ्रैक्शन के कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया है ग्राफ, आई होप सो। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि मोल फ्रैक्शन जो है वो जाहिर सी बात है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ने वाली बात है वो ये है कि जो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ था, ठीक है, डाल्टन ने, मैंने बताया था टोटल, डाल्टन ने क्या बोला था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो
पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक लॉ दिया है कि P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल एंड P2 इज इक्वल टू Y2 P टोटल। ठीक है, सो Y1 एंड Y2 आपके क्या है, Y1 Y2 आपके मोल फ्रैक्शन है। जैसे पीछे जो रॉल्स लॉ किया था ना हमने, याद हो आपको, उसमें x1 और x2 क्या थे, मोल फ्रैक्शन थे आपके, है ना। यहाँ पर Y1 और Y2 आपके मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, इक्वेशन सेम है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर उन्होंने P1 नोट लिया था, इन्होंने यहाँ पे P टोटल लिया है। ठीक है, तो अगर टोटल वेपर प्रेशर को आप उस किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आप इस तरीके से, अगर आपको कहीं पर भी टोटल वेपर प्रेशर दिया है, मोल फ्रैक्शन दी है और आपसे पार्शियल वेपर प्रेशर पूछ लिया है तो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। या फिर आपको पार्शियल प्रेशर दे दिया फर्स्ट कंपोनेंट का और उसकी मोल फ्रैक्शन दे दी और पूछ लिया कि टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो वो भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 2.5, ठीक है, अभी आप तुम देख लो, टाइम शायद तुमको दिख रहा हो कि नीचे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। इट्स 11:44, ये 10:44, इट्स 10:44। ठीक है, तो इतनी रात को के भी लगना पड़ रहा है वीडियो के लिए। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो क्लोरोफॉर्म है और डाइक्लोरोमीथेन है उनका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है। क्लोरोफॉर्म का दिया है 200 mmHg, ये प्रेशर की यूनिट होती है। ओके, और क्लोरोफॉर्म का दिया है 415 mmHg। क्लियर। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है और दिया है बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, दैट इज योर CH2Cl2। ठीक है, तो आपको अमाउंट दे दिया दोनों का, है ना, क्लोरोफॉर्म का भी अमाउंट दिया है और डाइक्लोरोमीथेन का भी अमाउंट दिया है, मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है, अमाउंट दिया है। दूसरी बात, दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर दे दिया है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब टोटल वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लो। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे ये पूछता है कि हमें ये बताओ कि क्या इन कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन होगी वेपर फेज में। समझे आप, मतलब पहले तो ये लिक्विड फेज में होंगे, तब तो इन्होंने अमाउंट बता दिया कि 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म है और 40 ग्राम आपका डाइक्लोरोमीथेन है। जब वो वोलेटाइल लिक्विड है, हमने बताया ना रॉल्स लॉ किसके लिए, वोलेटाइल लिक्विड के लिए, तो जब वो वोलेटाइल होंगे, उड़ेंगे, ठीक है, एस्केप हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस टाइम वेपर फेज में जब वो चले जाएंगे तब उनकी क्या मोल फ्रैक्शन होगी, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। देखो एक चीज तो मैंने अभी आपको बताई कि टोटल वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, अभी ऊपर जो किया था ना, P1 इज इक्वल टू Y1 P टोटल, है ना, याद है, क्लियर। बट Y1 मोल फ्रैक्शन था और Y2 भी मोल फ्रैक्शन है सेकेंड कंपोनेंट का। यहाँ पर जो दोनों कंपोनेंट आपको दिए गए हैं उनका वेट दिया गया है। अगर आपको किसी भी पता है कि ये केमिकल है, इसका ये वेट दिया गया है, तो और आपको उस केमिकल का फॉर्मूला पता हो, आप उसका मोलर मास बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। जैसे CH2Cl2 का मोलर मास निकाला है, इसके सभी एटम के एटॉमिक मास को ऐड करके 85 आ गया है। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, आई हैव टोल्ड यू वंस। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना आ गया, सोल्व करके देखा तो इट इज 119.5 ग्राम पर मोल। दोनों के मोलर मास आ गए और दोनों का जो वेट था वो तो गिवन ही था। तो मोल्स निकालने के लिए करना क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जो वेट दिया गया है उसको डिवाइड कर दीजिए जो उस कंपाउंड का मोलर मास है या उस केमिकल का जो मोलर मास है। जैसे डाइक्लोरोमीथेन 40 ग्राम दिया था और उसका मोलर मास आया है 85, तो 40 को 85 से जब डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपको बताएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, सिमिलरली हमने क्लोरोफॉर्म के भी मोल निकाल लिए, दैट इज योर 0.213 मोल। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल आपने निकाल चुके हो। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल है, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, दो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, नंबर ऑफ मोल्स का सम 1 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना।
क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैं वहाँ वहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ। बट स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर जब हमने ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आए आपके 0.683। ठीक है, ये मोल्स आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, है ना। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए। सिंपल सी बात है, अगर आपको डाइक्लोरोमिथेन है ना, इसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो जितने इसके मोल्स आए हैं ना डाइक्लोरोमिथेन के, इसको डिवाइड करने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल से। ठीक है, तो ये इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई। और इसकी मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, मैंने बताया था, दो कंपोनेंट अगर हैं सॉल्यूशन में तो उनकी मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। अगर इसकी वैल्यू ये है तो दूसरे की क्या हो गई, 1 माइनस 0.688। बड़ा सिंपली आपको नहीं निकाल दिया। तो अब आपके पास दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है और उनका पार्शियल प्रेशर भी है। तो यहाँ पर आपने देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू पुट करके आपके पास पी टोटल आ गया है। ये आपका टोटल वेपर प्रेशर है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद है, मैंने आपको बोला था इसमें न्यूमेरिकल आएगा, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि वेपर फेस में कितने मोल क्या मोल फ्रैक्शन होगी उन कंपोनेंट की। ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, अब आपको वेपर फेस में निकालना है। तो वेपर फेस में निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, y1 इज इक्वल टू P1 बाई पी टोटल। ये वही है, कौन सा, P1 इज इक्वल टू y1 पी टोटल। ठीक है, कौन सा दिखा देती हूँ एक मिनट, अभी कंफ्यूज ही ना होगा। ये वाला, ये जो है ना फॉर्मूला, P1 इज इक्वल टू y1 पी टोटल और P2 इज इक्वल टू y2 पी टोटल। तो हमें क्या निकालना था, y1 निकालना है और y2 निकालना है, क्योंकि उसने वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन पूछी है। तो आप क्या करोगे, इस पी टोटल को उधर लेके जाओगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो y1 क्या हो जाएगा, P1 बाई पी टोटल। ठीक है, वही उसने किया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, y1 इज इक्वल टू P1 बाय पी टोटल। तो निकाल दीजिए, P1 की वैल्यू पता है, पी टोटल की वैल्यू भी पता है। क्लियर, तो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है दैट इज योर 0.82 और क्लोरोफॉर्म क्या है 0.18। तो ये आपका आंसर आ गया बड़े इजीली। ठीक है, अभी इसमें शायद कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब है नई चीज आपके पास कि ये देखा गया कि जो रॉल्स लॉ है वो एक हेनरी लॉ का स्पेशल केस ही है। जो रॉल्स ने लॉ दिया है ना, वो कुछ नया लॉ नहीं है, वही है जो हेनरी ने दिया था। देखो हेनरी ने क्या कहा था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हेनरीज लॉ लिख रखा है इसके साइड में। जो प्रेशर होता है ना किसी भी कंपोनेंट का, वो किसके इक्वल होता है, के एच इंटू एक्स। एक्स इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो के एच क्या था आपका, के एच आपका हेनरी कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो रोल्स ने क्या बोल दिया, रोल्स ने तो बोल दिया कि P1 जो होता है वो X1 P1 नोट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें उसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें सब कुछ सिमिलर है, बस जो के एच है ना यहाँ पर उसको इन्होंने P1 नोट लिखा है। तो मतलब रॉड्स ने तो कोई ऐसी नई बात तो कही नहीं, है ना। रॉड्स ने तो वही बात चिपका दी, बस थोड़ा सा के एच को, जब के एच की वैल्यू, जब इस के एच की वैल्यू P1 नॉट के इक्वल होगी ना, तब हेनरीज लॉ रोल्स लॉ ही होगा। ठीक है, या फिर को रोल्स लॉ हेनरीज लॉ ही होगा। तो रोल्स लॉ जो है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, कोई अलग से उसने कोई कंसेप्ट नहीं दिया है। ऐसा देखने से लग रहा था कि उसने कुछ अलग बात कही है, बट जब हमने डीपली ऑब्जर्व किया तो हमने देखा अरे भाई ये तो सेम ही बात कह रहे हैं दोनों, कोई फर्क नहीं है। अगर के एच का वैल्यू P1 नोट के इक्वल हो जाएगा तो रोल्स लॉ हेनरी लॉ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क ही नहीं है। अब देखो दोनों का आपको पता चल गया। उसके बाद देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अभी क्या पढ़ा है, लिक्विड्स इन लिक्विड्स पढ़ा है, जो भी पढ़ा है ना हमने, जिसमें हमने रॉल्स लॉ पढ़ लिया और जो दूसरा हमने फॉर्मूलेज पढ़े हैं लाइक P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल, है ना। और एक जो फॉर्मूला बड़ा सा ऊपर करवाया था। ठीक है, तो ये जो है वो सब लिक्विड इन लिक्विड के लिए थे। आप भी देख लेते हैं कि अगर सॉलिड इन लिक्विड होगा तब किस तरह के कंसेप्ट लगेंगे, तब कैसे हम सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ पहले कि व्हेनेवर अगर आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, जनरली सॉलिड अगर आपने ऐसा डाला है जो वोलेटाइल नहीं है,
मतलब इवापोरेट नहीं होता, ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ए और बी दो फिगर दी गई है। थोड़ी स्लीपी फील कर रही हूँ बट कोई बात नहीं आपने स्लीपी नहीं फील करना, अभी मैं जाग जाती हूँ प्रॉपर, ठीक है। ए और बी दो फिगर दी गई हैं, ठीक है। तो ए जो फिगर है आप देखो, इसमें ये जो सरफेस है, ये सॉल्वेंट का जो सरफेस है, इस पे सिर्फ ब्लू कलर के ही स्फीयर दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर के स्फीयर हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट पार्टिकल है, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल है। मान लो ये पानी होता प्योर, तो ये ब्लू स्फीयर क्या रिप्रेजेंट करते, पानी का मॉलिक्यूल जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करते। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू के साथ साथ ग्रीन स्फीयर भी है ना, बीच बीच में। तो ये जो ग्रीन स्फीयर है, ये किसके पार्टिकल है भाई, ये है आपके सॉल्यूट के पार्टिकल। नीले वाले किसके हैं, सॉल्वेंट के। तो मतलब ये जो पहली फिगर तब की है जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, ठीक है। फर्स्ट फिगर तब की है और सेकंड फिगर तब की है जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ पर कोई सॉल्यूट नहीं था, इस सरफेस पर, जो सरफेस होता है ना, इसको बोलते हैं इंटरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस क्यों कहते हैं जी, क्योंकि ये दो मीडियम को अलग कर रहा है। वो दो मीडियम क्या है, इस लाइन के नीचे की तरफ क्या है, पानी होगा, लिक्विड होगा ना, लिक्विड फेस है ना। इस लाइन के ऊपर की तरफ क्या है, ये सारा गैसियस फेस है। तो जो लाइन आपकी, जो सरफेस आपका लिक्विड फेस और गैसियस फेस को अलग करता है, या किसी दो फेसिस को अलग करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरफेस पे सारे किसके मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट के, ठीक है। और जब ये सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये लिक्विड फेस छोड़कर गैसियस फेस में चले जाएंगे, जैसे कि आपको देखने को मिल भी रहा है कि यहाँ पर गैसियस फेस में कुछ पार्टिकल्स पड़े हैं, ठीक है। अगर आपके पास, आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका मतलब है वो तो इवेपोरेट नहीं होगा, है ना, वो तो नहीं होने वाला इवेपोरेट, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल लिया है। देखो सरफेस, जो इंटरफेस ये यहाँ पर है, इस इंटरफेस पर अब सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल नहीं है, और किसके मॉलिक्यूल आ गए हैं, सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए हैं बीच में, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, उनको कम चांस मिलेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि देखो बाहर कौन निकलेगा, बाहर वो ही निकलेगा जो इस इंटरफेस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस इंटरफेस पर अगर सारे मॉलिक्यूल ऐसे हों जो बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो बड़े इजीली निकलेंगे, जैसे कि प्योर सॉल्वेंट में निकल रहे थे, है ना। इधर क्या हुआ कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है, ये इंटरफेस पर आकर बैठ गए हैं और ये बाहर जाना नहीं चाहते, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए रास्ता ब्लॉक ही तो कर रहे हैं, है ना। मेरे को बाहर जाना नहीं है, मैं गेट पे खड़े हो जाऊं, तो जो अंदर बैठे हैं वो बाहर कैसे जाएंगे, मैंने उनका रास्ता क्या किया, ब्लॉक किया, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर इन जो सॉल्यूट के पार्टिकल ने हैं, इनकी आने की वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, क्योंकि आधी जगह तो यही लोग घेर लेते हैं। देखो जब ये नहीं थे तो कितने मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे गैसेस फेस में दिख रहे हैं, इट्स अराउंड 8 मॉलिक्यूल्स, है ना। और जब ये आ गए हैं तो 4 मॉलिक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स गैसियस फेस में जा रहे थे, वो कम हो रहे हैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने के बाद, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पर अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल रहेंगे गैसियस फेस में, तो मतलब ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्रेशर होता है गैस के मॉलिक्यूल की वजह से। जितने गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो कितना ज़्यादा वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उस सॉल्यूशन के जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसके कंपैरेटिवली, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली, ठीक है, क्लियर। तो ये अच्छा, अब कितना डिक्रीज होगा, कितना कम होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा,
वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना सॉल्यूट के ऐड करने पर, तो कितना कम हो रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉल्यूट इसके अंदर डाला है। जितने ज़्यादा ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा ये रात इस इंटरफेस को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉकिंग होगी इंटरफेस की उतना कम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हो गया है किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने सॉल्यूट्स आपने ऐड किए हैं, ठीक है। ज़्यादा सॉल्यूट्स ऐड करोगे तो ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा, कम सॉल्यूट ऐड करोगे तो कम डिक्रीज इन वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर। अब देखो वो ये कहता है कि अगर आप नोटिस करो ना वेपर प्रेशर नोटिस करो पानी का, 2 गिलास में पानी ले लो, बोला कि एक में पहले गिलास में 1 मोल सुक्रोज डाल दो, है ना। 1 मोल सुक्रोज डाल दो, दूसरे में क्या डालो 1 मोल यूरिया डाल दो, तो दोनों में 1-1 मोल डाल दिया, एक में सुक्रोज का एक में यूरिया का, ठीक है। अभी मैंने इन दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर स्टडी किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या वेपर प्रेशर डिफरेंट आएगा? आपको लगता है नहीं आएगा। मैंने बताया ना कि जो वेपर प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आपने सोल्यूट ऐड किया है। दोनों में सोल्यूट का जो अमाउंट है वो सेम है, इधर भी 1 मोल डाला है उधर भी 1 मोल डाला है, तो दोनों सिस्टम का वेपर प्रेशर सेम होगा, ठीक है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक नोटेशन याद रखना हमेशा केमिस्ट्री में, ठीक है, कि यहाँ पे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में स्पेशली, नॉट इन केमिस्ट्री बट इन सॉल्यूशन, ठीक है, वन कंपोनेंट हम लिखते हैं ना, फर्स्ट कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ना हमने उसको अज्यूम किया है सॉल्वेंट, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। कभी बोलो कि नहीं मैं तो 1 को सॉल्यूट ले रहा हूँ सेकंड को सॉल्वेंट ले रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना, वो फिक्स कर दिया है, अदरवाइज तो पूरा चैप्टर गड़बड़ा जाएगा कि अगर आपने इनको चेंज किया, ठीक है। तो उन्होंने माना है समझने, सिर्फ समझाने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, मान लो कि जो 1 है ना वो सॉल्वेंट है, जो फर्स्ट कंपोनेंट जहाँ भी लिख रहा P1 लिखा है तो वो फर्स्ट मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। x1 लिखा है तो मतलब वो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है, तो 1 क्या डिनोट करता है सॉल्वेंट, और 2 कहीं पर क्या लिखा होगा तो वो सोल्यूट डिनोट करेगा, तो 1 सॉल्वेंट है और सेकंड सोल्यूट है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, P1 जो है x1 P1 नोट के इक्वल होता है, ये सबको पता है क्योंकि जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, और एक मोल फ्रैक्शन के इक्वल है ना, तो फिर जब कांस्टेंट और प्रोपोर्शनैलिटी क्या है P1 नोट है। क्लियर। अभी क्या है यहाँ पर हमें 2 तरह के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, एक तो पढ़ने हैं लिक्विड सॉलिड लिक्विड में पढ़ रहे हैं ना हम, एक तो हमें पढ़ने हैं अभी जो वो तो खत्म हो गया, सॉलिड लिक्विड आपका खत्म हो गया, अभी हमें सिर्फ टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखना है, इसमें आपको किसी भी तरह का देखने का मिल जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और एक होते हैं नॉन आइडियल, ठीक है। एक आज्ञाकारी है एक अवज्ञाकारी है, एक कहना मानते हैं कहना नहीं मानते, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है हमने क्लासिफाई किए हैं आइडियल और नॉन आइडियल की बेस पर। नॉन आइडियल में वो किस बेस पर किए हैं, पहला जो मेरा पॉइंट है हमें ये देखना है कि जो वो सॉल्यूशन है जिसको आप क्लासिफाई करने जा रहे हो क्या वो रोल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन की पूरी रेंज जितनी भी रेंज बन सकती है उस पूरी रेंज तक क्या वो रोल्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। अगर वो ओबे करता है रोल्स लॉ को तो जो लोग ओबे करते हैं ओबीडेंट होते हैं वो आइडियल होते हैं, ठीक है। तो ओबे करने वाला आइडियल होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और जो डिसओबे करेगा नहीं ओबे करा वो आपका है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल एच मिक्सिंग? चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। जब आपने कोई 2 सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो जाहिर सी बात है मिक्स करने के बाद आपने देखना है क्या कोई हीट रिलीज हुई है या कोई हीट एब्जॉर्ब हुई है,
आप उस बीकर को टच करके देख सकते हो। अगर बीकर गर्म हो रहा है इसका मतलब हीट रिलीज हुई है ना। अगर बीकर ठंडा हो रहा है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में हीट में चेंज नहीं आता अगर आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो। ठीक है, तो आइडियल में डेल एच मिक्सिंग ऑलवेज इक्वल टू 0। तो व्हाट अबाउट डेल वी मिक्सिंग? व्हाट इज डेल वी मिक्सिंग? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 5 ml मैंने ए सॉल्यूशन लिया है, 5 ml मैंने बी सॉल्यूशन लिया है, सॉरी कंपोनेंट लिया है, दूसरा कंपोनेंट लिया है, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के इक्वल होगा। ए का भी 5 है, बी का भी 5 है, तो 5 + 5 कर दिया 10। ठीक है, कर दिया ना हमने। तो ये जो आपका जो 10 आया, अगर आ गया तो मैथमेटिकली तो 10 आ गया है, बट अगर आपने एक्चुअली उसका वॉल्यूम देखा मेजर करके, मिक्स करने के बाद आपने किसी सिलेंडर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उसका वॉल्यूम मेजर किया, तो हमने अगर ऐसा होता है कि जो वॉल्यूम है वो 10 नहीं आता, या तो 9 आ रहा है या 11 आ रहा है या 8 आ रहा है, मतलब 10 के अलावा कुछ भी आ रहा है पर 10 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि मिक्सिंग के दौरान कुछ वॉल्यूम किसी और फॉर्म में चेंज हो गया है। ठीक है ना, तभी तो वॉल्यूम 10 नहीं आ रहा, मैटर तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम कम आ रहा है वो किसी और फॉर्म में चेंज हो गया ड्यूरिंग मिक्सिंग। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में याद रखना डेल वी मिक्सिंग 0 होता है और डेल एच मिक्सिंग भी 0 होता है। तीसरी बात, वो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर। और फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सपोज करो ए सोल्यूट है और बी सॉल्वेंट है, तो ए के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और जो बी का दूसरे बी के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो ए बी की इंट्रैक्शन के इक्वल होगा। मतलब जिस तरह की बॉन्डिंग ए के साथ बना रहा था, बी के साथ बना रहा था, उसी तरह की बॉन्डिंग ए बी के साथ भी बना रहा है। ठीक है, मतलब ए और बी कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं, जो कि हमें कभी करनी भी नहीं चाहिए। सबको इक्वली ट्रीट करो, सबके साथ अच्छे रहो। ठीक है, तो आइडियल बन गया, तभी तो क्या होते हैं आइडियल बोलते हैं उन लोगों को जो सबके साथ अच्छे रहते हैं। ठीक है, सेम रहते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया कि इनकी तो इंटरेक्शन सेम आ गई है ना। तो इस तरह का कोई अगर आपको बोलो तो कि आपको कोई सॉल्यूशन देखने को मिलता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी क्या है इनके एग्जाम्पल, आइडियल के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल है सॉल्यूशन किसका, एन हेक्सेन का और एन हेप्टेन का। अभी 11th में बताया था कि एन क्या डिनोट करता है, यहाँ पे एन लिखा है ना, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। एन माने नॉर्मल, क्योंकि ये जो हेक्सेन और हेप्टेन है ये आइसोमरिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, हो सकता है इनका स्ट्रक्चर स्ट्रेट हो सकता है ब्रांच हो, है ना। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल आपके हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन जिनका स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है दैट इज ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन का जो मिक्सचर होगा वो आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा, ट्रू नहीं आइडियल होगा। ओके, बेंजीन और टोल्यूइन का मिक्सचर भी आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर। तो 3 एग्जांपल पता है और 4 पॉइंट्स पता है आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। पहली बात तो ये कि रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं ओवर द एंटायर रेंज। दूसरी बात क्या, डेल एच मिक्सिंग 0 होता है। तीसरी बात डेल वी मिक्सिंग भी 0 होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ए के साथ जो इंटरेक्शन है या फिर बी के साथ जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल नियरली सिमिलर है जो ए की बी के साथ इंटरेक्शन होती है। ठीक है, दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। बट एक बात बता दूं, इन रियलिटी कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल नहीं होता। जैसे कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो, उसी प्रकार कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कंप्लीटली आइडियल हो। ठीक है, तो क्या होता है कि वो नियरली आइडियल होते हैं, कंप्लीटली आइडियल कभी नहीं होते।
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो नॉन आइडियल में क्या होगा, जो आइडियल में है नहीं वो नॉन आइडियल में होगा। मतलब जो चीज़ें आइडियल के लिए बोली गई हैं उसका अपोजिट आप नॉन आइडियल के लिए बोल दें। जैसे कि आइडियल यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग जो है वो जीरो है, तो नॉन आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। सिमिलरली डेल वी मिक्सिंग भी जीरो था आइडियल के लिए, तो नॉन आइडियल के लिए डेल वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, उनका जरा जो वेपर प्रेशर होगा, जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो अगर जो हम कैलकुलेट करके वेपर प्रेशर निकालते हैं उससे कम या ज़्यादा रहता है। ठीक है, मतलब एक तो वेपर प्रेशर हमने निकाला कैलकुलेट करके मैथमेटिकली, दूसरा जो वेपर प्रेशर निकाला है वो मैंने मेजरमेंट से निकाला है। तो कभी कभी क्या अक्सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो आपने मतलब मेजर करके निकाला है, मेजर किया है किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो मेजर किया है वेपर प्रेशर, वो कैलकुलेटेड वैल्यू के इक्वल नहीं आता है। कैलकुलेटेड मतलब जो आपने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करे थे, तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, नॉन आइडियल कहलाएगा। ओके, और दूसरी बात हमने इसमें बतानी थी कि उसका जो वेपर प्रेशर है किसका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमने अभी बताया, उसका जो वेपर प्रेशर है वो या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, किससे, जो आपने कैलकुलेट किया। मान लो मेरा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आया है 5, तो जो मेरा एक्चुअल मेजर्ड, जो मैंने मेजर करके निकाला है वेपर प्रेशर, या तो वो 5 से ज़्यादा होता है या फिर वो 5 से कम होता है इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम आपको हल्का से यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि अगर जो आपने वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया है या आपने मेजर किया है, अगर आपका वो वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, अगर वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व किया है वो ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम उसे बोलते हैं कि ये सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है आइडियल बिहेवियर से। आइडियल में क्या होता है, इक्वल होगा, जो कैलकुलेट हो रहा है उतना ही होगा। अगर नॉन आइडियल में क्या हो रहा है कि या तो ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड से या कम होगा। अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कि उसने पॉजिटिव डेविएशन दिखाई है, हायर होगी ना वैल्यू तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाई है। अगर वेपर प्रेशर टोटल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे कम जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो हम बोलेंगे उसने नेगेटिव डेविएशन दिखाई है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस, ठीक है, सो दैट कि जो दूसरे लोग हैं वो भी पढ़ सके, वो भी एडवांटेज ले सके इन दिस हार्ड टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।